Okay, good morning, all of you. Varsi and Nikhil. Last time we have finished our first unit. We also started with the second unit. But before going to second unit now, I want to show you the questions which are asked, always asked in exam about the first unit. So I have prepared a PPT which will be very helpful for you to understand what are the questions and what to write. Okay. तो जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में मैंने स्पेशल आपके लिए पीपीटी बनाया, आंसर भी उसमें दिया हुआ है कि वही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट यूनिट में। हाँ, फर्स्ट यूनिट का मैंने कवर किया है, तो मैं आपका वही शो करूंगा कि पहले आप वो देखो फर्स्ट यूनिट का क्या क्या है। ओके, सो वी आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वन। अब ये क्वेश्चन जो है, ये यही हमेशा पूछेगा एग्जाम में आपको, पिछले आप 4 साल में उठा के देंगे ना, तो यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्सिव फंक्शन एंड गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि रिकर्सिव फंक्शन क्या है, उसका एग्जांपल देना है। तो पहले तो आपको रिकर्शन क्या है वो डिफाइन करना है। मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, पूरा एज इट इज आपको आंसर लिखना रहेगा। तो रिकर्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम इटसेल्फ। रिकर्शन किसको बोलते हैं, जब एक फंक्शन है अपने आप को कॉल कर रहा है, बार बार हम एक फंक्शन अपने आप को खुद को कॉल कर रहा है, उसको रिकर्शन बोलते हैं। तो ये हो चुका है, ये हमारा यूनिट में कवर हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे पूरा आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल में है, उस पर डेफिनेशन है। देन वी हैव फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है उसका। ओके, सी प्रोग्राम सपोर्ट करता है नहीं करता है, वर्क कैसे करता है, कौन कौन से एग्जांपल्स है सारे आगे यहाँ पे। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का एग्जांपल है। सी प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम है पूरा। ओके, कंप्लीट पूरा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि रिकर्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे। एक सिंपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये प्रोग्राम में। अब यहाँ पे इंट फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है। ठीक है, अभी जो उसके आगे लिखा है अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट, ये डेटा टाइप है। आप इसको रिमूव कर देंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है ना। आप नहीं लिखेंगे भी तो भी हो जाएगा। जैसे आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है कोई, आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है। ये कट कर दो, यहाँ पे अनसाइन की भी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। इंट फैक्टोरियल इंट आई, एक फंक्शन बनाया हमने। इफ कंडीशन है, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू वन, रिटर्न वन। अगर आई की वैल्यू वन से या वन रही या वन से कम रही तो वन डायरेक्ट रिटर्न कर देना। लेकिन आई की वैल्यू ज्यादा है, एक से ज्यादा होगी तो क्या करना है, रिटर्न आई इंटू फैक्टोरियल आई माइनस। अब सपोज यहाँ पे मेन फंक्शन में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन फंक्शन से हम लोग आई की वैल्यू 12 पास कर रहे हैं। ओके, 12 यहाँ पे पास हुआ, आई की वैल्यू 12 हो गई। नेक्स्ट है प्रिंट है फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, कॉमा आई कॉमा फैक्टोरियल। तो पहला आई जो है यहाँ पे रिप्लेस होएगा, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 12 इज परसेंट डी। अभी परसेंट डी में क्या वैल्यू जा रही है, फैक्टोरियल ऑफ आई। फैक्टोरियल ऑफ आई एक्चुअल में एक फंक्शन है, तो मतलब यहाँ से इसको कॉल हो रहा है, फंक्शन को कॉल हो रहा है। ये फंक्शन रन होगा। अब वैल्यू कौन सी पास होगी इसके अंदर, आई की, मतलब 12 वैल्यू यहाँ पे पास होगी। आई की वैल्यू 12 रहेगी, ये कंपेयर करेगा, ये फॉल्स होगा तो ये वाला रन होगा। अब रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न आई मतलब 12 रिटर्न करेगा, इनटू इनटू क्या है, फैक्टोरियल आई माइनस वन, मतलब फैक्ट ऑफ कितना होगा यहाँ पे, आई माइनस वन मतलब 11। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 11। अब फैक्टोरियल 11 जो है, ये क्या है, ये फंक्शन है सेम। तो यहाँ से उसी फंक्शन को कॉल हो रहा है, फिर से रन होगा, फिर से कंपेयर करेगा, मतलब वैल्यू कैसे आएगी 12। फिर आप अब रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, 11 पास की ना मैं, तो 11 आएगा। फिर फैक्टोरियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, 11 माइनस वन मतलब 10, तो अगला 10 वैल्यू आएगी। ये कब तक जाएगा, जब तक वो वन के इक्वल नहीं होता, इंटू वन तक आएगा वो। ओके, फाइनली तो आपका 12 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा, 12 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे करके अप टू वन तक जाएगा। तो जो भी 12 का फैक्टोरियल होगा फाइनली उसका सम, उसका मल्टीप्लीकेशन होगा और वो रिजल्ट आपको आ जाएगा। ओके, मतलब जैसी यहाँ पे वैल्यू आती है रिटर्न वन, आई की वैल्यू आखिरी में वन होगी तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। ओके, जैसी वन होगी वैसी स्टॉप कर देंगे, तो रिटर्न तक तो आएंगे ही नहीं हम लोग।
1 होगी तो स्टॉप कर दे रहे हैं प्रोग्राम। ओके, तो फाइनली जो हमारा जो आंसर कैलकुलेट हुआ था, ओके, 1 वाला भी लेंगे नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर तो सेम रहने वाला है, और 2 तक ही रिटर्न कर देंगे जितनी वैल्यू आएगी हमारी। ओके, तो फाइनली हमें रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा इसका। ये हो गया रिकर्शन का एग्जांपल। उसके बाद में हाउ डू यू पास स्ट्रक्चर टू फंक्शन। हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर है वेरिएबल कैसे क्रिएट करते, रिकॉर्ड बनाने के लिए उसका यूज करते। हम लोग फंक्शन के अंदर भी स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। ओके, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर कैन बी पास टू एनी फंक्शन फ्रॉम मेन फंक्शन और एनी सब फंक्शन। A structure definition will be available within function only। तभी डिटेल्स है, ये आप पढ़ लो। इससे अच्छा मैं आपको वर्किंग बताता हूँ मेन कैसे होगा ये। एग्जांपल है स्ट्रक्चर का। हमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास करना। हाउ डू यू पास स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हमने। यहाँ पे स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नाम से, उसके मेंबर्स है आईडी, नेम, परसेंटेज। ओके, नाउ एक फंक्शन क्रिएट किया हमने, void फंक स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब ये क्या, ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया कि फंक्शन रहेगा हमारे प्रोग्राम में। ओके, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और वो वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रक्चर की वैल्यू, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। वेरिएबल बना दिया हमने स्ट्रक्चर का। क्या स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो ये स्ट्रक्चर का नाम है। ओके, और ये रिकॉर्ड जो है वेरिएबल क्रिएट किया हमने। तो हमने सिर्फ बताया, प्रोटोटाइप बताया कि यूज होने वाला है। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। सेम वेरिएबल क्रिएट किया, वही है जो यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं ना फंक्शन में, उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया। वैल्यू असाइन कर रहे हैं रिकॉर्ड डॉट आईडी, आईडी की वैल्यू असाइन किए, नेम किए राजू असाइन किए, strcpy से, देन परसेंटेज असाइन किया यहाँ। ओके, ये होने के बाद में ये सब हो चुका है ना। मैं इसके लिए इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फटाफट हमको आगे जाना है। नेक्स्ट लाइन जो है फंक रिकॉर्ड। अब फंक जो है एक्चुअल में फंक्शन है और उसके अंदर रिकॉर्ड पास करना है। ओके, रिकॉर्ड क्या है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल। तो अब ये फंक देखो, आप प्रोग्राम में कहाँ लिखा हो, फंक्शन चेक करो, ये तो प्रोटोटाइप है। ओके, ये मेन फंक्शन, फंक्शन कैसे पता चलेगा, उसके आगे देखना है ब्रैकेट लगा होगा, तो ये फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये फंक में यहाँ से यहाँ कॉल हो रहा है, ये फंक को वैल्यू क्या पास हो रही है, रिकॉर्ड। ये जो रिकॉर्ड हमने ये क्रिएट किया है, ओके, रिकॉर्ड में वैल्यू ये है, ये स्टोर की हम लोग, ये यहाँ पास होगा। पास होने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे वो प्रिंट कर रहे हो। मतलब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना के उसको फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको पास किया जा सकता है। अब ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट करवा रहा है। इसके लिए मैं इतना डिटेल में, प्रिंट एफ आईडी इज परसेंट डी कॉमा रिकॉर्ड डॉट आईडी। रिकॉर्ड डॉट आईडी में जो स्टोर होगा वो प्रिंट करवा देगा, रिकॉर्ड डॉट नेम में जो स्टोर होगा वो प्रिंट करवा देगा, रिकॉर्ड डॉट परसेंटेज जो स्टोर होगा वो प्रिंट करवा देगा। तो ये वर्किंग था स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एज अ फंक्शन, मतलब फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कैसे पास करना है यहाँ पे। उसके बाद में आता है सी प्रोग्राम टू कॉपी स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर। हमने अभी स्ट्रिंग का फंक्शन देखा था, विदाउट पॉइंटर देखा था, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ टू कॉपी अ स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर का यूज करके एक स्ट्रिंग को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है, तो किस तरह से करेंगे। ओके, तो ये उसके लिए फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, पॉइंटर का यूज करके कॉपी करना है ना। यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है। जैसे strcpy नाम का एक फंक्शन आता था स्ट्रिंग के अंदर, उसका यूज नहीं करना है, पॉइंटर का यूज करके करना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, क्या नाम से बनाया है, कॉपी स्ट्रिंग नाम से फंक्शन बनाया है, और 2 कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट किए उसके अंदर। कैरेक्टर पॉइंटर क्यों, क्योंकि जो पॉइंटर जो है जो क्या होल्ड करेंगे, कैरेक्टर वैल्यूज, इसके लिए उसको कैरेक्टर पॉइंटर बनाया हमने। देन मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमने लिखा है कैरेक्टर सोर्स ऑफ 100। एक एरे बना रहे हैं हम लोग, कैरेक्टर का एरे, और साइज 100 दे दिया। ये सोर्स है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू हम लोग इसमें स्टोर करेंगे और यहाँ से दूसरी जगह कॉपी करेंगे। तो जो डेस्टिनेशन होगा हमारा, जो टारगेट लोकेशन होगा, उसके लिए भी एक एरे बनाया हमने, उसका नाम दे दिया टारगेट, उसकी साइज दे दी 100। ओके, तो ये हमारा जो है इनिशियल जो वैल्यू जिसमें स्टोर होगी और जो फाइनल वैल्यू जिसमें स्टोर होगी। फर्स्ट लोकेशन है, सेकंड लोकेशन। प्रिंट एफ एंटर द सोर्स स्ट्रिंग।
ओके, हम लोग वैल्यू एंटर करेंगे, गेट्स फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, स्टोर करेगा सोर्स के अंदर। तो ये स्ट्रिंग के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और कहाँ स्टोर करेगा, सोर्स के अंदर, सोर्स जो कि हमने क्रिएट किया। ओके, 100 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है वो। देन कॉपी स्ट्रिंग ले रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर। कॉपी स्ट्रिंग एक्चुअल में क्या है, कॉपी स्ट्रिंग ये कुछ है नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है कि ये हमारे प्रोग्राम में यूज होने वाला है। ओके, तो वो उसको प्रोटोटाइप बोलेंगे। देखो फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है उसका आगे, कॉपी स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, और वहाँ पे दो वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग, एक टारगेट की, सोर्स की। दो वैल्यूज उसमें से पास कर रहे हैं। हमारे पास में अभी टारगेट इनिशियलाइज नहीं किया गया, 0 0 है उसके अंदर, कुछ नहीं है टारगेट के अंदर। और सोर्स जो है, सोर्स में हमने वैल्यू एंटर कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब वैल्यू यहाँ पास होगी। अब पास क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पॉइंटर का यूज कर रहे हैं हम लोग, देखो है ना, कैरेक्टर पॉइंटर टारगेट और कैरेक्टर पॉइंटर सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, है ना, वैल्यू पास नहीं कर रहे, पॉइंटर पास कर रहे हैं इसके अंदर। ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने पॉइंटर पास किया है सिर्फ ना। उसके अंदर क्या है, वाइल पॉइंटर सोर्स, जब तक हमारा सोर्स पे पॉइंट करेगा पॉइंटर, क्या करना है, जो जहां पे पॉइंट कर रहा है हमारा पॉइंटर, ओके, वहां की वैल्यू टारगेट में कॉपी करनी है। अब सपोज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है W3 स्कूल, है ना, ये सोर्स स्ट्रिंग है हमारी, W3 स्कूल्स। ओके, पॉइंटर अभी इनिशियली यहाँ पहले लोकेशन में पॉइंट कर रहा है W पे वो, और दूसरा पॉइंटर जो है टारगेट स्ट्रिंग की फर्स्ट लोकेशन में पॉइंट कर रहा है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फर्स्ट लोकेशन में पॉइंट कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, वाइल पॉइंटर सोर्स, जब तक पॉइंटर सोर्स पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो क्या करेगा वो, सोर्स की वैल्यू यहाँ कॉपी करेगा टारगेट पे। तो सोर्स में 3 था, टारगेट में 3 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम एक एक करके लेटर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, सोर्स प्लस प्लस, सोर्स को इंक्रीज करेगा, सोर्स जो है सेकंड वाला, अब सेकंड वाले को पॉइंट करेगा वो। ठीक है, इंक्रीज किया उसने। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टारगेट को इंक्रीज करेगा, टारगेट में मतलब अगला पॉइंटर अगले लोकेशन में पॉइंट करना है टारगेट वाला। ठीक है, ये वाइल लूप, पहला वाइल लूप कंप्लीट हुआ, फिर से नेक्स्ट आएगा, इंक्रीज हो गई वैल्यू, वापस चेक करेंगे ये लोग, वाइल पॉइंटर सोर्स, पॉइंटर है कि अभी भी कहीं पॉइंटर कहीं जगह पॉइंट कर रहा है, हाँ है, 3 पे पॉइंट कर रहा है अभी। तो अब जो 3 की वैल्यू है वो टारगेट पे आएंगी, मतलब 3 यहाँ कॉपी होगा अगले उसमें। फिर से सोर्स और टारगेट इंक्रीज होगा, तो सोर्स जो है हमारा एस पे आएगा और टारगेट जो है थर्ड लोकेशन पे आएगा। अगेन फिर से चेक करेंगे, फिर से कॉपी होगी, तो 1 बाय 1 एक करके पूरी वैल्यूज कॉपी हो जाएगी। ओके, कब तक, जब तक सोर्स हमारा पॉइंट कर रहा है। जैसे ही हमारा जो आएगा फाइनली, अब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमें ना यहाँ पे नल वैल्यू मिलती है। जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं ना, तो हमने W3 schools डॉट इन स्टोर किया वहाँ पे, तो लास्ट में ऑटोमेटिकली ना /0 भी स्टोर होता है। देखो कैसे स्टोर होता है वो, यहाँ पे W3 स्कूल, लास्ट में आएगा आपका इन, आएगा IN का N लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और उसके बाद में /0 पे ऑटोमेटिकली स्टोर होता है। तो पॉइंटर पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, 1 बाय 1 एक एक करके आगे बढ़ते जाएगा पॉइंटर हमारा, जैसे स्लैश पे आया, ओके, वो चेक करेगा, इसको कॉपी करेगा, वो भी लास्ट पे वाला की कॉपी करेगा। जैसे ही कंप्लीट हो गया, सोर्स में अब कुछ बचा नहीं है ना, सोर्स में कुछ नहीं बचा, यहाँ तक हमने पूरा स्ट्रिंग कॉपी कर दिए, तो वाइल लूप स्टॉप होगा। अब वाइल लूप स्टॉप होने के बाद में नेक्स्ट जो आएगा हमारा टारगेट चेक करेंगे, टारगेट इक्वल टू नल। ओके, ये लास्ट वैल्यू ये कॉपी होगी, यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम जो है ये एंड होगा, और रिटर्न जाएंगे वापस जहाँ से हमें कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे रिटर्न आ गए। रिटर्न हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें टारगेट वैल्यू मिली। अब प्रिंट करवा देंगे, टारगेट स्ट्रिंग इज परसेंटेज कॉमा टारगेट, तो टारगेट में जो भी स्टोर हो गया होगा वहाँ पे वो प्रिंट करवा देगा। ये इस तरह से कुछ रन होगा प्रोग्राम। पॉइंटर का यूज कर किया कि हमने एक जगह उस जगह पे एक स्ट्रिंग को कॉपी किया यूजिंग पॉइंटर। ओके, तो ये पूरी डिटेल्स है उसकी, आप ये डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी इसके अंदर। एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको,
नेक्स्ट उसी उसी क्वेश्चन का सब सब क्वेश्चन है कि कॉपी अ स्ट्रिंग यूजिंग विदाउट पॉइंटर। पहला जो है विद पॉइंटर में करना था, दूसरा जो है विदाउट पॉइंटर है। विदाउट पॉइंटर का यूज करना है मतलब strcpy इनबिल्ट फंक्शन है, इसका सिर्फ यूज करना है। ये बहुत सिंपल पड़ेगा आपको, ये करने करेंगे तो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल डायरेक्ट बताता हूँ आपको। देखो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक स्ट्रिंग ले ली, पहले अरे में src में कॉपी कर लिया। ओके, तो अब यहाँ से मुझे सोर्स में एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है, इधर कॉपी करना है, डेस्टिनेशन में इसको कॉपी करना है, विदाउट पॉइंटर करना है, पॉइंटर का यूज नहीं करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, पहले लाइन तो ये प्रिंट करवा दी, बिफोर कॉपिंग सोर्स स्ट्रिंग इज। तो सोर्स स्ट्रिंग इज ये जो है एसआरसी में स्टोर है, ये प्रिंट करवा देगा पहले तो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन स्ट्रिंग इज परसेंटेज कॉमा डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन तो है नहीं, कब प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट। देखो अब क्या है वो, नेक्स्ट लाइन पे क्या है, strcpy। अभी फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। strcpy क्या है एक्चुअल में, ये इनबिल्ट फंक्शन है जो ये लाइब्रेरी में स्टोर है। ये हेडर फाइल जो दिख रही है हमारी, यहाँ पे स्टोर है वो। अगर इसका यूज करना है हमें तो ये ऐड करना पड़ेगा, इसका ऐड करना जरूरी है। ओके, ये ऐड करके हम लोग strcpy का फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है strcpy। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन इनबिल्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ये क्या करेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा, पहला डेस्टिनेशन लेगा और दूसरा सोर्स रहेगा। तो जो भी यहाँ पे सेकंड वाले वैल्यू में जो भी वैल्यू रहेगी ना, ऑटोमेटिकली यहाँ कॉपी हो जाएगी। डायरेक्ट उठा के कॉपी कर देता है। ओके, एक ही लाइन में कॉपी कर देगा। पॉइंटर में कैसा होता था, बहुत सारा लंबा प्रोसेस था उसका। अब विदाउट पॉइंटर में डायरेक्टली एक ही लाइन में आप कॉपी कर लेंगे और उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, यूजिंग विदाउट यूजिंग पॉइंटर। विदाउट यूजिंग पॉइंटर बोल सकते हैं, या उसको यही बोल सकते हैं कि यूजिंग strcpy फंक्शन। क्वेश्चन दोनों जगह से आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको बोला गया कि कॉपी अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग पॉइंटर, है ना, ऐसे ही बोल सकता है, या कॉपी अ स्ट्रिंग यूजिंग strcpy फंक्शन, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, उसके बाद में पैरामीटर पासिंग इन सी फंक्शन। सी फंक्शन में पैरामीटर किस तरह से पास कर सकते हैं, दो टाइप है उसके। पास बाय वैल्यू से होता है, पास बाय रेफरेंस होता है। पास बाय वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू पास करते हैं। वेरिएबल अलग होता है, उसका एड्रेस अलग होता है। देखो पहला एड्रेस जो होगा वो अलग होगा, और जहाँ पे वैल्यू पास होगी उसका एड्रेस अलग होगा। तो ये अलग अलग जगह पे वैल्यू पास होती है, बट वैल्यू सेम रहती है, सेम वैल्यू पास होती है दूसरे एड्रेस। लेकिन अब पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू पास नहीं होती, यहाँ पे हम लोग एड्रेस पास करते हैं। सेम एड्रेस, जो पहला एड्रेस होता है वही एड्रेस पास करते हैं हम लोग आगे। यस, एनी क्वेश्चन? आमिर, क्वेश्चन है कोई? ओके, सो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम लोग एड्रेस पास करते हैं एक जगह दूसरी जगह पे, लेकिन एड्रेस तो सेम रहेगा। अगर एड्रेस सेम एड्रेस पे हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी चेंज हो जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू चेंज कहाँ होगी, जब हम लोग पास बाय रेफरेंस का यूज करें। लेकिन पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, ओरिजिनल वैल्यू रिमेन सेम। ओके, एग्जांपल है उसका, पास बाय वैल्यू का। पहला एग्जांपल है यहाँ पे, एकदम सिंपल एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे आप देखो, मैंने एक फंक्शन लिया void do it नाम से। चलो ये ऊपर ही लिखना था मुझे, नीचे आ गया do it। ठीक है, कोई बात नहीं, फंक्शन है void do it int x। एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हो x, x वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं हम लोग, x को 5 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया हमने। मेन फंक्शन में आता है इंट मेन। मेन में क्या लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू 27, डू इट z। अब डू इट तो ये क्या है, तो हम लोग चेक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन है डू इट नाम से ना, मतलब यहाँ से कॉल हो रहा है। मेन फंक्शन से यहाँ पे डू इट को कॉल होगा, वैल्यू क्या पास हो रही है 27। यहाँ पे 27 वैल्यू इसमें पास हुई। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, 27 तो पास हो गई। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा था, x इज इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ से हमने ऑलरेडी 27 पास किया तो ये वैल्यू चेंज होगी आपकी x।
x क्या होगा यहाँ पे आप 27, ये पास बाय वैल्यू, जब इसको प्रिंट करेंगे हम लोग तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, अच्छा तो एक एक मिनट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, आवाज मेरी सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? पुष्पक, हसन, सर निखिल, आ रही है पर बहुत फास्ट हो रहा है। फास्ट हो रहा क्या? नहीं, एक्चुअल में ना ये चीजें जो हो चुकी है, ये चीजें हो चुकी है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में वो क्वेश्चन है। ओके, अब पूरे डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट पे 16 से 17 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं उसके ऊपर। ओके, सिर्फ फर्स्ट यूनिट में हमने इतना लेक्चर लगा दिए, तो अभी इस पे भी और टाइम ज्यादा जाना बोले तो मेरे को नहीं लगता ठीक रहेगा। अब मैं इसमें और डिटेल में आऊंगा ना आपको, तो फिर और 2-3 लेक्चर इसमें लग जाएंगे। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। मेरी बात समझो, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अब मैं पूरा पढ़ाने जाऊंगा तो मतलब और 2-3 लेक्चर इसमें चले जाएंगे, हमारे आगे का रह जाएगा हमारा। निखिल, समझ में आ रहा है क्या? पुष्पक, निखिल। सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, हेलो। हाँ समझ में आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर। सर आवाज कट रही है आपकी बीच बीच में। अच्छा अच्छा, अभी देखो टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है तो प्रॉब्लम तो रह गई नेटवर्क का थोड़ा सा। हो जाएगा वो क्लियर। मैं वीडियो भी अपलोड करता हूँ, आप लोग चेक नहीं करते। देखो मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके वीडियो भी डाल देता हूँ, लेकिन आपका, आप वहाँ चेक करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा वहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको शायद आवाज का टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप वो वीडियो चेक करो, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। वो देखो, आप वो भी चेक नहीं करेंगे, वो भी रिफर नहीं करते, तो मैं कैसे करूँ ये बताओ मुझे। मेरे पास में ना पूरी वीडियो सब रिकॉर्डिंग है सबकी, हर लेक्चर की, एक एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। मैं सभी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप वहाँ पे भी एक बार चेक कर लिया करो, आप वहाँ पे भी देखते नहीं। सर। हेलो, हेलो। बेटा तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है सही मुझे। हेलो। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में होता है क्या कि वैल्यू पास होती है एक जगह दूसरी जगह पे। ओके, अब ये वैल्यू तो अलग है, वैल्यू अलग है मतलब वैल्यू सेम पास हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है, दूसरी जगह पे पास हो रही है। अब ये वाला जो एक्स वेरिएबल है डिफरेंट है, जेड वेरिएबल अलग है। यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है। ओके, यहाँ ऑलरेडी एक डिफॉल्ट वैल्यू थी, लेकिन हमने एक वैल्यू पास की, इसके से क्या होगा कि जो वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी। अब जब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करते हैं हम लोग, z इक्वल टू, z इज नाउ कॉमा, z इज नाउ परसेंट डी कॉमा z। अब z की वैल्यू यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो z है वो तो एज इट इज यही प्रिंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये यहाँ पे जो हमने पास किया था दूसरी जगह पास किया था। ओके, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ हो रहे थे। ओरिजिनल वैल्यू जो इसका एड्रेस है वो तो सेम है, इसके लिए ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। हम लोग यहाँ आते हैं यहाँ पर, दूसरा जो है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस में क्या होगा, पास बाय रेफरेंस में हम लोग एड्रेस पास करते हैं। ओके, अगर एड्रेस पास करते हैं हम लोग तो जो भी अगर ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस करेंगे हम लोग, तो वही जो वही चेंजेस जो है ओरिजिनल जगह पे ही रहेगी हमारे। यहाँ से हम लोग वैल्यू पास करते हैं, यहाँ कुछ चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने क्या पास किया, एंड एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स। तो जो भी यहाँ पास क्या हो रहा है, एड्रेस पास हो रहा है। अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे तो एड्रेस में हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, तो यहाँ पे वो ये क्या प्रिंट करवाएगा, एक्स को 5 प्रिंट करवाएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है,
कि यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है, यहाँ वैल्यू पास नहीं हो रही। अब एड्रेस कहाँ का पास होगा, जो z का एड्रेस है ना वो पास होगा। अब z के एड्रेस पे हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मतलब z की वैल्यू में चेंजेस कर रहे हैं, का मतलब ये होता है। उसके बाद में स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है strlen, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट जो है str लेंथ फंक्शन। देखो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, मैं क्या मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो मैं ये सेम वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहाँ पे शायद आवाज आपको क्लियर आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। हमें आगे बढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में कब तक रहेंगे हम लोग? ये जो strlen ये भी हमने कंप्लीट किया हुआ है, शायद मैं आपको बता सकता हूँ अभी रिवाइज पीछे जाके पिछले पीपीटी में। ओके, तो ये हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं बेटा, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ आपको। हाँ, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है strlen का यूज क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंट करता है। strlen फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितनी लेंथ है उसकी, वो कैलकुलेट करता है strlen। यहाँ पे एग्जांपल एक दिया है उसका, देखो एक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग लिया हमने 20 साइज का, अब यहाँ पे क्या स्टोर किया, प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग लिया ये भी 20 साइज का बी नाम से, इसमें भी स्टोर किया प्रोग्राम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ मुझे। पहला जो है हमने एक साथ में लिया ना, पूरा प्रोग्राम पूरा वर्ड एक साथ में कॉपी कर दिया। अब दूसरा जो लिया उसमें क्या किया हमने, वन बाय वन एक एक लेटर एक एक कैरेक्टर स्टोर किया। दोनों सिमिलर है। अगर आप लोग देखो पहले वाला स्टोर करेंगे ना तो पहले प्रोग्राम पूरा यहाँ से स्टोर होगा पी से लेके एम तक, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी एक स्लैश जीरो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, वहां पर भी होगा। वैसे ही यहाँ पे बी में, बी जो है बी वाली स्ट्रिंग में यहाँ पे हमने वन बाय वन किया, पी आर ओ जी आर ए एम, साथ में स्लैश जीरो भी कर दिया। ये सब सिंगल एक एक करके इंसर्ट किया। इसमें भी हमने, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमने खुद से इंसर्ट किया स्लैश जीरो। स्लैश जीरो को नल कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये तो इंसर्ट हो गया हमारा, हमने दो स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब दोनों स्ट्रिंग के कंटेंट जो है सेम है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए याद रखना पहले कि आपको हेडर फाइल्स में स्ट्रिंग डॉट एच लगाना रहेगा। ओके, वो लगाने के बाद में प्रिंट एफ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ए इज, यहाँ पे जेड यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट इंटीजर प्रिंट करवाना है हमें। प्रिंट क्या करना है, strlen ये क्या रिटर्न करता है तुमको पता है, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे आपको परसेंट डी यूज करना है यहाँ पे, परसेंट डी यूज करना है। आप लोग परसेंट डी यूज करो यहाँ पे, क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना लेंथ फंक्शन, ये इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे परसेंट डी का यूज करेंगे। अभी काउंट कैसे होगा, जैसे P1 है, R2, O3, G, ये 4 5 6 7, टोटल जो है 7 कैरेक्टर्स है उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। अब ऑटोमेटिकली जो जीरो इंसर्ट हुआ वो जीरो काउंट नहीं होता। ओके, जब उसको प्रिंट करवाएंगे तो जीरो जो है वो काउंट नहीं होगा, जीरो छोड़कर जो भी होगा उसकी साइज वहां पे आ जाएगी 7। उसके बाद में सेकंड वाला भी आप लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हमने जीरो खुद से इंसर्ट किया है ना, स्लैश जीरो नल कैरेक्टर इंसर्ट किया है, पर वो यहाँ पर भी वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे भी उसकी साइज जो आएगी सेम 7 ही आएगी। नोट दैट द strlen फंक्शन डज नॉट काउंट द नल कैरेक्टर, है ना, नल कैरेक्टर काउंट नहीं करता वो, ये बात भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो सिंपल था ये, सिर्फ आपको लेंथ फाइंड आउट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे होगा वो।
प्रोग्राम बेटा, प्रोग्राम आपको थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, कैसे प्रोग्रामिंग लिखनी है ना? जैसे आपको बेसिक चीजें तो पता ही है, टेम्पलेट पता है आपको, पहले स्टार्ट में हेडर फाइल्स ऐड करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, और प्रिंट करेंगे तो कोई लाइन प्रिंट करना है ना? कहीं जहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करना है तो कैसे करें? जैसे लेन एज इट इज लिखना है कोई लाइन, तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ये तो एज इट इज आएगी, तो उसको डबल कोट्स में वैसे ही लिखना है। अब जहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करवाना होगी, अब इंटीजर वैल्यू लिखना है तो परसेंट ही यूज करेंगे, कैरेक्टर होगा तो परसेंट ही यूज करेंगे। लेकिन हमें कुछ चीजें पता नहीं, जैसे एस टी आर लेंथ फंक्शन, एस टी आर एलियन फंक्शन, ये जब रन होगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करता है वो, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये रन होने के बाद में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो इंटीजर करेंगे इसके लिए मैंने परसेंट डी लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा आपका, रिमेम्बर करना होगा कि कैसे क्या रिटर्न करने वाला है, वो टाइप से हम लोग वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस जरूरी है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना प्रोग्राम की, उतना आप क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर स्ट्रक्चर्स इन सी, ये भी हमारा कवर हो चुका है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए होता है ना? किसी भी चीज का हमें रिकॉर्ड बनाना है तो वो टाइम पे हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को होल्ड करता है। एरे में क्या होता है? एरे सिमिलर टाइप्स के डेटा को होल्ड करता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट टाइप्स के डेटा को होल्ड करता है, मतलब हेटेरोजेनस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे हेटेरोजेनस लिखा हुआ है। हेटेरोजेनस का मतलब होता है डिफरेंट, तो अलग अलग टाइप के डेटा को होल्ड करता है। इसका सिंटैक्स दिया हुआ है स्ट्रक्चर का, सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब उसका टेम्पलेट, बेसिक टेम्पलेट क्या होता है? स्ट्रक्ट कीवर्ड होगा, उसके बाद में नेम लिख सकते हैं आप लोग, आपको जो चाहिए, जो नेम चाहिए वो लिख सकते हैं। देन उसके मेंबर्स, मेंबर्स में क्या होंगे? वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, डेटा टाइप और उसका नाम, डेटा टाइप और उसका नाम, तो आप जितने मेंबर चाहे उतना डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अभी बताओ मुझे, चलो एनीवन, ये एग्जाम्पल में आप मुझे सिर्फ टेम्पलेट में बताओ, स्ट्रक्चर टेम्पलेट में क्या क्या चीज है, मतलब क्या क्या स्टोर कर रहा है स्ट्रक्चर, और उसके कितने वेरिएबल है यहाँ पे स्ट्रक्चर के, कितना बता दो मुझे, कोई भी बता दो मुझे, मुझे समझ में आएगा आपका ध्यान रहता है या नहीं रहता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये स्ट्रक्चर सर क्या? आपका क्वेश्चन नहीं समझे। हाँ, मेरा क्वेश्चन शायद सुनो, ये स्ट्रक्चर जो है क्या क्या चीजें होल्ड कर रहा है, क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर के पास में, कौन कौन से वेरिएबल है? मुझे ना इसका मीनिंग बताओ, सिर्फ इतनी लाइन का, मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ शाहिद, इसका मीनिंग बताओ, कोई भी एनीवन, सिर्फ शाहिद के लिए नहीं, सबके लिए क्वेश्चन है, मुझे इसका मीनिंग बताओ सिर्फ, ये जो मैंने मार्क किया है हुआ है। कम ऑन फास्ट, शाहिद, निखिल, पुष्पक, निखिल, शाहिद, आमिर, शगफ, देखो ये आज का तो है सर नहीं। डेटा टाइप, हाँ, क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ अभी बताओ।
आप लोग देखते नहीं क्या, हम लोग डेली क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। एक्चुअल में मैंने सब पीपीटी भी दे रखा है आपको फर्स्ट यूनिट की, आपने रिवाइज तक नहीं किया कुछ। वैसी कंडीशन रहेगी तो कैसे होगा बेटा आप लोग। ठीक है चलो मैं बता रहा हूँ, अभी ध्यान दो यहाँ पे। देखो, अभी स्टार्ट में हमने हेडर फाइल ऐड की str.h, उसके बाद में string डॉट एच। अब ये यूज क्यों करते हैं string डॉट एच, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग का इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है ना, बहुत सारे फंक्शन है, मैंने ये पूरा फंक्शन आपको बताया है कि कौन कौन से फंक्शन रहते हैं string डॉट एच के अंदर। ओके, तो इनबिल्ट फंक्शन है अगर उसका यूज करना है हमें, स्ट्रिंग के फंक्शन का यूज करना है, तो ये हेडर फाइल हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम से स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, उसके कुछ मेंबर्स है। पहला मेंबर क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर मेंबर का नेम है ना, और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, तो वहाँ पे मैं रोल नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ, है ना। वेरिएबल का नाम मैंने रोल नंबर दिया है, और वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर वैल्यू, नंबर में वैल्यू एक्सेप्ट करेगा रोल नंबर, तो रोल नंबर तो नंबर में रहता है, इसके लिए मैंने इंटीजर लिया है। उसके बाद में नेम है, नेम की साइज दिया है 60। साइज क्या रहती है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उसके अंदर आ सकते हैं, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं, तो 60 एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग नेम में। ओके, और उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर लिया, क्योंकि नेम तो नंबर में लिखूंगा नहीं मैं, इसके लिए मैंने कैरेक्टर का यूज किया हुआ है। अल्फाबेट्स रहेंगे, टोटल 60 कैरेक्टर उसमें इंसर्ट कर सकता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट, ये तो दोनों मेंबर हो गए। उसके बाद में मैंने S1 लिखा हुआ है, तो S1 जो हो गया ये वेरिएबल है। ये जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे। अभी वेरिएबल जो ये S1 नाम से किया हुआ है, मतलब क्या होगा, तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाया मैंने S1, सिंगल वेरिएबल है। अब ये एक सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि मैं एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भर सकता हूँ वहां पर। एक से ज्यादा करना होगा मुझे, अगर तीन तीन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भरना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, S1 कॉमा S2 कॉमा S3। इस तरह से अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं तीन तीन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ S1 लिखा, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन भरना है, सिंगल इंफॉर्मेशन। अगर मुझे 100 करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं S(100) भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, एरे बना सकता हूँ, तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, याद रखो। मैं S(100) कर दूंगा, मतलब 100 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप की जा सकती है। ओके, ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब ये इसकी मेमोरी बताओ मुझे कि अगर मैं सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रक्चर स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लगेगी, एनीवन। साइज कितनी होगी एक स्ट्रक्चर की, S1 वेरिएबल की साइज बताओ मुझे यहाँ पे कितनी होगी। इंटीजर की 2, करेक्ट। नेम की 4, नेम कितने साइज का होता है एक सिंगल, नेम क्या है, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर कितनी साइज का होता है, कैरेक्टर है 4 की साइज। कैरेक्टर जो होता है 1 बाइट का होता है बेटा। तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 60 हो गए। दैट मीन्स साइज होगी होगी उसकी 2 प्लस 60। 60। हाँ, दैट इज 62। एक सिंगल वेरिएबल की साइज 62 हो गई S1 की। ओके, अब तीन वेरिएबल होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, अगर तीन होंगे, दो होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी उसकी साइज होगी। साइज कब उसको एलोकेट होगी, मेमोरी कब होती है, जब तक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग तब होती है। अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूंगा मैं तो मेमोरी